हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आपके मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। एमपीए 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी। 11 और 14 का पहले बना चुके हैं, तो आज 12 का बना रहे हैं। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, मतलब मेरा फेवरेट एमपीए 12 है, जिसमें मुझे थियरीज अच्छी लगती हैं। तो जितनी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थियरी है, वो किसी से भी रिलेटेड है, वो सारी इसमें बताई गई है। एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गए हैं। परसों से इग्नू के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ जून से। आपकी डेट शीट मुझे नहीं पता है कि कब से स्टार्ट होंगे, बट अब ये हाई टाइम है कि आप कंसंट्रेट करो अपनी स्टडीज पर, अच्छे से अपने लिए प्रिपेयर करो। देखो ना, तो दोबारा दोबारा एग्जाम देना आपको अच्छा लगेगा और ना ही पॉसिबल होता है, क्योंकि जिस टाइम में आप एग्जाम दे रहे हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हो सकता है आपके पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। कोशिश करो कि एक ही वन गो में आपके एग्जाम्स हो जाएं, अच्छे से हो जाएं, क्लियर कर लो आप सब कुछ। तो अभी बहुत सारे वीडियो बनाने का शायद टाइम बचा नहीं है। रिक्वेस्ट तो आती है कि इस टॉपिक पर बना लीजिए, इस टॉपिक पर बना लीजिए, बट एक मिनट। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि इस टॉपिक पे, बट इतना टाइम शायद अब बचा नहीं है आपके पास कि नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनवा कर आप देख सको। ऑलरेडी जो पोस्टेड है उन वीडियोस को देखो, उनको स्टडी करो। हाँ, कुछ टॉपिक्स जो एमपीए 13 अभी रह गया है, उसके कुछ टॉपिक्स मैं डाल पाऊंगी, बट शायद एग्जाम तक वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट बहुत एग्जाम के क्लोज आने के बाद आ रही है। अगर आपने थोड़ी पहले रिक्वेस्ट करी होती तो मैं आपके सारे फेवरेट टॉपिक्स का वीडियो डाल देती। टाइम बहुत कम बचा है और इतनी सारी एक साथ रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, बट फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको डाल पाऊँ। तो एमपी 12 में हम 6 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक इंट्रोडक्शन, सेकंड में क्लासिकल थियरी, थर्ड में ह्यूमन रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन एंड कंटेम्पररी। सबसे पहले तो आप जब भी बुक को खोलो तो पहला चैप्टर तो अच्छे से कर लो, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये नोट कर लो, चाहे नेचर आए, स्कोप आए, स, कुछ भी आए, आपको पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करना ही करना है। तो सेक्शन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग एंड क्लासिकल थियरीज, जो ब्लॉक 1, 2, 3 इसमें कवर करेंगे। 6 ब्लॉक्स हमने लिए हैं, तो 3 ब्लॉक सेक्शन 1 में आएंगे, नेक्स्ट 3 सेक्शन 2 में आएंगे। आपको हर सेक्शन से 2 क्वेश्चंस 20-20 नंबर के करने हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन आप किसी में से भी कर सकते हो। तो थिंकर बेस्ड जो क्वेश्चन है बहुत रिपीट हो रहे हैं, जिसमें उनके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, क्रिटिसिज्म सब कुछ लिखना होता है। तो ब्लॉक कवर किया गया है 1, 2, 3। लॉन्ग आंसर आएंगे 20 मार्क्स के। हर ब्लॉक में से 2 क्वेश्चन करने हैं, और जो मस्ट डू थिंकर्स है, टेलर, फ्योल, वेबर, मायो, इनको जरूर करना। तो हर थिंकर बेस्ड आंसर में आप डेफिनेशन लिखो, उनका बैकग्राउंड लिखो, उनके की फीचर्स लिखो, उनकी थियरी के, उसके मेरिट्स क्या थे, उसके डीमेरिट्स क्या थे, उसके क्रिटिसिज्म क्यों हुए, और कंक्लूजन लिखो, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट ब्लॉक में जहाँ होट लिखा हुआ है, इट मीन्स वो बहुत रिपीटेड टॉपिक है। तो मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहला चैप्टर है, आपको जरूर से करना है। पहले चैप्टर से क्वेश्चन 100% आ रहा है। इस बार नहीं आए तो नहीं पता, बाकी 100% आ रहा है। तो गारंटी कोई चीज की नहीं होती। एग्जाम सेट वाले करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, बट हर बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज होता है। इसके 2 व्यूज हैं, मार्जिनल व्यू, मैनेजरियल व्यू और इंटीग्रल व्यू। मैनेजरियल व्यू, मैनेजर्स नाम से पता चलता है कि नैरो व्यू है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को इसमें शामिल किया गया है। इंटीग्रल मींस इंटीग्रेट किया गया है, तो ये वाइड इसका पर्सपेक्टिव रहेगा, और सारी एक्टिविटीज टॉप टू बॉटम सबको कवर किया जाता है।
तो दोनों व्यूज आपको पता होना चाहिए, मैनेजरियल व्यू क्या है, इंटीग्रल व्यू क्या है, इन दोनों की सिमिलैरिटी क्या है, इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है, दोनों के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है। आप सब लिस्ट, मतलब आप जो कंपैरिजन लिस्ट होती है वहां बनाकर बताना। इग्नू हमेशा कंपेयर इन दोनों अप्रोचेस को कर रहा है मोस्टली। ध्यान रखना, आप इसमें जो भी बनाओ आप पूरा कंपेयर टेबल बनाकर ही इसको कंपेयर करना। पहले आप इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल से लिख दो और उसके बाद कंपेयर कर दो। आपका क्वेश्चन साइज बड़ा हो जाएगा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा सबको कि क्या कहना चाह रहे हो आप। एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके फेज 5 फेजेस थे जो आपको बताने हैं। 1887 से आज तक के 5 फेजेस थे। तो वुड्रो विल्सन से इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था, उनका एस से सबसे पहले आया था। तो इसके की फेजेस क्या थे? क्लासिकल फेज जो था वो 87 से 1926 तक आया था। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट फेज आ गया था 26 से 37 तक। ह्यूमन रिलेशन फेज आ गया था 37 से 50 तक। बिहेवियरल आया था 50 से 70 तक। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ईयरा जो है वो 70 से लेके अब तक चलता आ रहा है। तो हर फेज में एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला था। क्लासिकल में वुड्रो विल्सन आए थे, साइंटिफिक में टेलर आ गए थे, ह्यूमन रिलेशन में एल्टन मायो आ गए थे, बिहेवियरल में साइमन आ गए थे, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देन आ गया था। तो ये आपको सारा करना है, ये पांचों फेजेस आपको पता होने चाहिए। पॉलिटिक्स क्या थी? एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी। जो फर्स्ट फेज था उसमें पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी बताया था कि पॉलिटिक्स अलग होती है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। और ये विल्सन और गुडनाउ, गुडनाउ को हम पूरे वर्ल्ड की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फादर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, डायकोट में इन दोनों के बीच में बिल्कुल विभाजन हो रखा है। पॉलिटिक्स का काम है पॉलिसी मेकिंग, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। बाद में जो थिंकर आए थे साइमन और इन लोगों ने इसको चैलेंज भी किया था। तो ये इस डिबेट पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है। ध्यान देना, मैं पूरा आपका रिवाइज भी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। बहुत डीपली तो रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट आपका रिवीजन थोड़ा थोड़ा तो आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपको कि क्या किस में क्या लिखना था। और लास्ट मोमेंट, अगर आपको और कुछ नहीं आता, अगर ये पॉइंट्स भी आपको आ जाते, इसके बीच में आप अपने दिमाग से लिख सकते हो क्वेश्चन के आंसर्स में। बिहेवियरल अप्रोच क्या थी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच में ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस किया गया था ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं देखा गया था। फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है पूरा सेंट्रलाइज्ड होता है, ह्यूमन बिहेवियर को कंसीडर ही नहीं किया जाता। बट बिहेवियरल अप्रोच में ह्यूमन बिहेवियर को कंसीडर किया गया। इसमें हर्बर्ट साइमन आए, चेस्टर बर्नार्ड आए। इन्होंने साइकोलॉजी, मोटिवेशन, इनफॉर्मल रिलेशन और डिसीजन मेकिंग पर अपने पॉइंट्स रखे। इन्होंने कहा कि ये सब कुछ रूल्स और हायरार्की से ऊपर होने चाहिए। मींस ह्यूमन फैक्टर को रूल्स और हायरार्की से ऊपर रखा है इन्होंने। तो ये थी बिहेवियरल अप्रोच। और इसके भी जो थिंकर्स हैं हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, आपको पता होने चाहिए। अगर कोई एक आपसे डिटेल में पूछ लिया जाता है तो आपको अगर पता होगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। देन आता है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ओपन इंटरेक्टिंग सिस्टम होना चाहिए। मतलब इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करे। तो इसमें क्या था, जो इनपुट लगा रहे हो, फिर प्रोसेस होता है, आउटपुट आता है उसका, और फीडबैक होता है। ये लूप चलते हैं इसके। डेविड ईस्टन ने सिस्टम अप्रोच दी थी और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में इसको अप्लाई भी किया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मॉडल को पॉलिटिकल साइंस से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में भी अप्लाई किया। देन आता क्रिटिकल थ्योरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चैलेंजेस ट्रेडिशनल, वैल्यू न्यूट्रल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इसमें चैलेंज किया गया।
और वैल्यू न्यूट्रल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी, वैल्यू न्यूट्रल क्या होता है कि जिसमें वैल्यूज की कोई जगह ही नहीं थी, ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें चैलेंज किया गया। ये आर्ग्यू करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी न्यूट्रल नहीं रह सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमंस के द्वारा चलता है, और ह्यूमन क्या है, पावर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, पैसे से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, लोगों से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो इक्वल बिहेव करे, अनबायस्ड हो, करप्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इट रिफ्लेक्ट्स पावर, इनइक्वालिटी, आइडियोलॉजी। तो जो भी पर्सन बनता है उसकी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी वैल्यूज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। वो अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। मेरी वैल्यूज कुछ और है, आपकी वैल्यूज कुछ और है, कुछ किसी और की वैल्यूज कुछ और है, तो अपने हिसाब से, क्योंकि हमारी वैल्यूज हमारे कास्ट पे, हमारी क्लास पे, हमारे आसपास के लोगों से भी बनती है। तो इसमें आर्ग्यू किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल नहीं हो सकता, इसमें पावर, अब जो जितनी ज्यादा पावर होगी, पावर के हिसाब से ही तो बिहेव करेगा। वो फिर नॉर्मल लोगों की, मतलब पहले वो सब लोगों से मिल रहा था, एक पर्सन की बात करते हैं, जैसे उसके पास पावर आई, एक पोस्ट आ गई, आईएएस ऑफिसर बन गया, क्या अब वो उतना फ्रिक्वेंटली, उतना पोलाइटली, या समझो कि उतना अच्छे से सब लोगों से मिलता है? नहीं। अब उसमें पावर का ईगो भी आ जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल नहीं हो सकता, इसमें पावर इनइक्वालिटी सब नजर आती है। तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से एसोसिएट किया गया, कॉल्स फॉर इमेंसिपेशन, इक्विटी, सोशल जस्टिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। इन्होंने कहा था इक्विटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। तो पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन वैल्यूज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, वैल्यू क्यों न्यूट्रल नहीं हो सकती है। तो क्या करना होगा, इसमें सब कुछ ऐड करना होगा, हमें इक्विटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, एक्ट ऑफ, मतलब एक्ट ऑफ सेटिंग समवन फ्री फ्रॉम लीगल, सोशल, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस। मतलब इमेंसिपेशन का मतलब होता है कि आप पर ना कोई लीगल दबाव हो, ना कोई सोशल दबाव हो, ना पॉलिटिकल दबाव हो। मतलब आप न्यू इस तरह से बिहेव करें कि जिसमें कोई दबाव ना हो, सब में इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो, इस तरह का बिहेव होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर स्टेट, डेवलपिंग कंट्रीज। तो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एजुकेशन को भी मेंटेन करता है, मैनेज करता है, हेल्थ को भी, सोशल सिक्योरिटी को भी। तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, इसमें ये डेवलपमेंट प्लानिंग करने, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में एक की रोल निभाता है। मतलब स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने की, और डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत जरूरी है। अब क्लासिकल थियरीज करेंगे इसमें हम। एफ डब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी दी थी एफ डब्ल्यू टेलर ने। इन्होंने रूल ऑफ थंब विद साइंटिफिक मेथड्स, मतलब रूल ऑफ थंब क्या है कि जिसने जो कह दिया वही होगा। रूल ऑफ थंब कि ये मैंने स्टैंप लगा दिया भाई, अब ऐसे ही चलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। टेलर ने 1911 में साइंटिफिक मेथड्स दिए थे कि रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहिए। और साइंटिफिक मेथड कौन से होते हैं, जो सब जगह एप्लीकेबल हो, सब जगह उनका सेम रिजल्ट आए। जैसे साइंस का आता है कि हम इस केमिकल को इस केमिकल के साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा ही बनेगा, चाहे फिर वो इंडिया में बना लो, अमेरिका में बना लो, चांद पे बना लो, कहीं भी बना लो, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो वैसा ही रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, इसकी थियरीज, इसकी अप्रोचेस हर जगह एप्लीकेबल होनी चाहिए, हर जगह सेम रिजल्ट आने चाहिए। इनके चार प्रिंसिपल है। साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंस होती है, रूल ऑफ थंब नहीं होता। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स होनी चाहिए, मतलब वर्कर्स को सही तरीके से चूज करना चाहिए कि किस जॉब के लिए वो फिट हैं। कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाएगी।
और काम का इक्वल डिवीजन होना चाहिए। की कॉन्सेप्ट इसके क्या थे? मेंटल रेवोल्यूशन, चेंज इन माइंडसेट ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर्स। इनका की कॉन्सेप्ट था कि रेवोल्यूशन माइंड्स में आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आया, कि माइंडसेट चेंज होने चाहिए वर्कर्स और मैनेजर्स के। बट इसका इनका क्रिटिसिज्म भी किया गया कि इन्होंने वर्कर्स को एक मशीन की तरह ट्रीट किया, ह्यूमन एलिमेंट को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी है, इनके हिसाब से सब कुछ साइंस के तरह से ऑर्गेनाइज करो। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन से चलती है और ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्रिटिसिज्म भी हुआ। हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी इन्होंने दी थी। फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स वर्ल्ड फेमस प्रिंसिपल्स हैं। पढ़ लेना कौन कौन से डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, स्केलर चैन है, स्पिरिट द कोप्स मींस टीम वर्क भी होना चाहिए, ये सारे हैं। 5 फंक्शंस इन्होंने मैनेजमेंट के आइडेंटिफाई किए थे। POCC। P means planning, O means organizing, C means commanding, coordinating and controlling। ये सी का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस होना चाहिए। आप कहीं भी कमांड, कहीं भी कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हो। पहले कमांड दोगे, फिर कोऑर्डिनेट होगा कमांड के अकॉर्डिंग, और फिर उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इन्होंने टॉप डाउन पर्सपेक्टिव दिया था, मैनेजर्स व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजरियल व्यू है उसको हेनरी फ्योल ने सपोर्ट किया था। देन लुथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक, इन्होंने पोस्ट कोप दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्ट। पी मीन्स प्लानिंग, और ओ मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, एस मीन्स स्टाफिंग, डी मीन्स डायरेक्टिंग, सीईओ मीन्स कोऑर्डिनेटिंग, आर मीन्स रिपोर्टिंग एंड बी मीन्स बजटिंग। लुथर गुलिक और उर्विक का ये पोस्ट को बहुत फेमस है। डिस्क्राइब द चीफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन रहता है इनका। ऑलवेज राइट द फुल फॉर्म विद वन लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच। अगर आपसे पोस्ट को पूछा जाता है तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देना। मैक्स वेबर, जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थियरी दी थी, अब क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैक्स वेबर भी एक हॉट टॉपिक है। इन्होंने इनकी आइडियल ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी थी उसमें क्या था कि हायरार्की होती है अथॉरिटी में, रिटर्न रूल्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, इम्पर्सनैलिटी होती है, कि ये पर्सन से नहीं जुड़ी होती, इनकी पोस्ट से जुड़ी होती है। डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, फुल टाइम सैलरीड ऑफिशियल होने चाहिए। ये इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लिए बताया था। जैसे सरकारें 5 साल में बदल जाती है, ऑफिसर्स नहीं बदलते हैं, ये अपना पूरा स्पैन पूरा करते हैं रिटायरमेंट होने तक का। तो इन्होंने 3 टाइप की अथॉरिटी भी बताई थी। ट्रेडिशनल, जो कि कस्टम पर बेस्ड होती है, पुराने टाइम से चलती आ रही होती है, बाप राजा बना या बाप मंत्री बना, बेटा बन गया, उसका भी बेटा बन गया, तो ये कस्टम पे चलती रहती है। करिज्मेटिक अथॉरिटी बताई थी इन्होंने। करिज्मेटिक अथॉरिटी होती है कि आपकी पर्सनालिटी में एक करिश्मा करिश्मा होता है, करिश्मा होता है। आप पर्सनैलिटी वाइज इतने फेमस हो जाते हैं कि कोई भी पोस्ट नहीं हो उसके पास, फिर भी लोग उनको इन फॉलो करते हैं, उनको लीडर मानते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो महात्मा गांधी एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी के थे, उन्होंने कभी कोई पोस्ट नहीं ली थी, बट स्टिल पूरे देश में वो आंदोलन चलाते थे और लोग उनसे जुड़ते थे। अगर आज की बात करें तो मोदी की पर्सनालिटी भी करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, चाहे लोग उनके पीछे उनको गालियां निकाल रहे हो, बट स्टिल एक करिश्मा उनकी पर्सनालिटी में दिखाई देता है। लीगल रैशनल थियरी, लीगल रैशनल है कि जो भी चीज मिले लीगली लॉजिकली मिले। जैसे एक आईएएस ऑफिसर एग्जाम देता है, देन इंटरव्यू देता है, फिर ट्रेनिंग लेता है, तो वो एक आईएएस ऑफिसर बनता है। तो ये उसकी लीगल रैशनल अथॉरिटी है, उसको लीगली अथॉरिटी मिली है। अब इसमें चाहे हाइट कोई भी हो, पर्सनालिटी में करिश्मा हो कि नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाप दादा ऑफिसर बने थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, किस क्लास से है, किस कलर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ रूल्स और लॉज पर बेस्ड होती है। इसके मेरिट्स क्या होते हैं? इससे एफिशिएंसी आती है, प्रिडिक्टेबिलिटी। डेमेरिट्स क्या हो गए? रिजिड रहती है, अथॉरिटी अगर हायरार्की रहेगी तो रूल्स बहुत रिजिड रहेंगे, रेड टेपिज्म हो जाती है, और इम्पर्सनालिटी, मतलब ये फिर पर्सन से नहीं जुड़ता है, ये पोस्ट से जुड़ता है। देन आता है कंटिंजेंसी थ्योरी।
देयर इज नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का कोई भी बेस्ट वे नहीं होता है। Instead, the most effective administrative structure, leadership style, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंटायरली जो है वो किस चीज पर डिपेंड होते हैं? यूनिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर। मतलब कोई भी एक बेस्ट वे नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का। मैनेजमेंट स्टाइल डिपेंड्स किस पे? सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, कल्चर क्या है। तो बर्न्स एंड स्टॉकर ने बोला था कि मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक मीन स्टेबल और डायनेमिक। लॉरेंस इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बताया था कि यह ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो सकती है या डायनामिक हो सकती है। देन लॉरेंस ने क्या था? कंट्रास्ट शार्पली विद क्लासिकल वन साइज फिट ऑल थ्योरी। तो इन्होंने कहा था कि ऐसी एक थ्योरी होनी चाहिए जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फिट हो सके। बट ऐसा होना पॉसिबल था नहीं, तो ये बहुत सारी थ्योरीज आपको ने पढ़ी हैं। तो ब्लॉक टू मतलब ये टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स हैं, आप करना इसमें, क्योंकि सारी ये थ्योरी से भरा हुआ चैप्टर है। और इसकी वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस बनी हुई हैं, आप चेक कर लेना। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, मेरी फेवरेट बुक है ये। जब यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे थे तो इतना मजा आता था इसको पढ़ने में, इतना अच्छा लगता है इन थिंकर्स के बारे में जानने में। आप पढ़ो इनको, आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। देन आता है ब्लॉक थ्री, ह्यूमन रिलेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहां ह्यूमन रिलेशन आ जाएगा वहां ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल नहीं रह जाएगी, वहां सेंट्रलाइज नहीं रह जाएगा, सारी पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। तो एल्टन मायो ने सबसे पहले ह्यूमन रिलेशन थियरी दी थी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हाथरॉन एक्सपेरिमेंट 1924 से 32 तक, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, 4 फेजेस में। सबसे पहला था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जहां पर लाइट्स को, एक ग्रुप था जिसको नॉर्मल चीजें अवेलेबल थी और दूसरे को अच्छी लाइट, अच्छी फैसिलिटी दी गई और उनमें कंपेयर किया गया। रिले असेंबली टेस्ट रूम, देन इंटरव्यूइंग प्रोग्राम और बैंक वायरिंग रूम। ये 4 इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम इनको डिटेल में बुक पढ़ चुके हैं, मतलब मैं वीडियो में दे चुकी हूँ, आप देख लेना। की फाइंडिंग इनकी क्या थी? इन सारे टेस्ट से इनको क्या मिला? कि वर्कर सोशल बीइंग है, वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप के नॉर्म्स मानते हैं। मतलब एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम एक प्रोडक्ट के 10 पीस ही एक दिन में तैयार करेंगे, तो ग्रुप ग्रुप नॉर्म से चलते हैं। अब कोई उसे ज्यादा भी नहीं करेगा, कोई कम भी नहीं करेगा। इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं उनके बीच में, आप धीरे धीरे जिनके साथ काम करते हो फ्रेंड्स बन जाते हैं, पीयर्स बन जाते हैं। और एंड अटेंशन फ्रॉम मैनेजमेंट मैटर फॉर मोर देन फिजिकल कंडीशन फॉर मनी। और मैनेजमेंट का जो उनको अटेंशन मिलता है, जो उनको अप्रिसिएशन मिलता है, जो उनको शाबाशी मिलती है, फिजिकल कंडीशन और मनी से भी ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सारा इन टेस्ट में बताया गया था। इन टेस्ट को आप अगर चाहो तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो इनको। लेड टू ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और बाद में इन्हीं की जो की रिजल्ट्स थे इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हॉट टॉपिक एल्टन मायो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहां पर इनफॉर्मल ग्रुप बनते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, इंटरेस्ट के हिसाब से बन जाते हैं। ये ग्रुप के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने रूल्स बनाते हैं ये। इनमें एक लीडर भी बन जाता है, इनके कम्युनिकेशन चैनल भी बन जाते हैं। मतलब ग्रेप वाइन, आपको कम्युनिकेशन चैनल्स पता होंगे कौन कौन से होते हैं? स्टार होता है, स्ट्रेट लाइन भी होती है, ग्रेप वाइन होता है जिसमें ग्रेप वाइन मोस्टली र्यूमर्स के लिए होता है। एक ने दो को बताया, दो ने 8 को बता दिया, 8 ने रैंडम 20 को बता दिया। तो इस तरह से ग्रेप वाइन जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है वैसे बन जाता है। कम्युनिकेशन इनका चैनल ऐसा ही होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सपोर्ट और रेसिस्ट फ्रॉम फॉर्मल गोल्स। मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये, या तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सपोर्ट करेगी अगर उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनके ग्रुप को तोड़ा नहीं जा रहा है,
अप्रूव किया जा रहा है तो वो सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज सारे ग्रुप को अगर नहीं पसंद है तो रेसिस्ट भी करेंगे, वो उस गोल को अचीव होने नहीं देंगे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट को हमेशा समझना चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। देन आता है डगलस मैकग्रेगर की थियरी एक्स एंड वाई। बहुत डिटेल में मैं ये थ्योरी पढ़ाई है, आप देख लेना, बहुत इजी तरीके से समझाया गया है उसमें। यहाँ नहीं समझाऊंगी ज्यादा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। थ्योरी एक्स क्या होता है कि वर्कर लेजी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, मतलब कोई भी काम नहीं करना चाहता। उसके लिए मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट चाहिएगा कि उनको पुश करके काम कराए। थ्योरी वाई होती है वर्कर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अपना काम खुद करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। इनके लिए मैनेजमेंट कौन सी चाहिए? पार्टिसिपेटिव चाहिए। तो मैकग्रेगर ने आर्ग्यू किया था कि जो थ्योरी वाई के जो अजम्पशंस है मोर एक्यूरेट एंड प्रोडक्टिव है, मतलब थ्योरी वाई ज्यादा अच्छी है थ्योरी एक्स की बजाय। और थ्योरी एक्स को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, मींस क्रॉस, मींस वहां पर कोई काम करना ही नहीं चाहता। वाई मींस यस, यस यस यस, काम करना चाह रहे हैं। क्रॉस मींस नो 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 नो, बस। तो आप इससे समझ जाओगे। देन आता है क्रिस एग्ररिस, मैच्योरिटी इमेच्योरिटी थियरी दी थी इन्होंने कि पहले इमेच्योर होते हैं जो भी वर्कर्स आते हैं और धीरे धीरे वो मैच्योरिटी पर पहुंचते हैं अपना काम करते करते। एग्ररिस ने आर्ग्यू किया था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके एम्प्लॉय इमेच्योर स्टेट में होते हैं क्योंकि उनको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, उनको पूरा A to Z वैसे ही फॉलो करना है जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। ये पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं, शॉर्ट टाइम पर्सपेक्टिव से काम करते हैं। जबकि हेल्दी अडल्ट जो होते हैं वो मैच्योरिटी की तरफ होते हैं, एक्टिव, इंडिपेंडेंट, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ चलते हैं। ये क्या कहते हैं कि फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं इंडिविजुअल नीड्स और ऑर्गेनाइजेशन डिमांड में, मतलब एक पर्सन की अपनी नीड्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, इन दोनों के बीच में हमेशा मेच्योरिटी इमेच्योरिटी का वो डिस्प्यूट चलते रहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है कि जॉब को एनलार्ज कर दो, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयज सेंटर लीडरशिप होनी चाहिए। समझ आ रहा होगा कि जो इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है, सारे डिसीजंस ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं और बाकियों को सिर्फ मानने हैं, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, मेरा कहने का मतलब है। तो वो इमेच्योर ही रह जाते हैं। मेच्योरिटी तब होती है जब जो मैनेजमेंट है वो उनको ओपनली डिसीजन भी लेने दे, इंडिपेंडेंट भी होने दे, लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन में मैच्योरिटी के जो एम्प्लॉयज है वो चाहिए होता है। फिर चेस्टर बर्नार्ड ने सोशल सिस्टम कोऑपरेटिंग सिस्टम दिया। बर्नार्ड ने ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम माना। पीपल जो थे वो गोल अचीव करने पर कंसंट्रेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। नो वन कैन अचीव अलोन। उनका था कि टीम वर्क के बिना गोल अचीव नहीं हो सकते ऑर्गेनाइजेशन के। तो सब मिलकर चलेंगे, कोऑपरेशन से चलेंगे तो गोल अचीव हो जाएंगे। इन्होंने 3 एलिमेंट इसके दिए थे कि पहले तो उनको पुश नहीं किया जा सकता आप मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करो। उनकी विलिंगनेस होनी चाहिए, उनकी मर्जी होनी चाहिए कि वो कोऑपरेट करने को तैयार है, सबका कॉमन पर्पस होना चाहिए और उनके बीच में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। हीज एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी इज उन चेस्टर बर्नार्ड ने कौन सी थ्योरी दी थी? एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। याद रखना, चेस्टर बर्नार्ड की थ्योरी एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। Authority is reflected only if subordinate accept it. Acceptance theory of authority नाम से पता चल रहा होगा कि थ्योरी अथॉरिटी तभी अथॉरिटी है जब उसको बाकी के लोग एक्सेप्ट करें, वरना आपकी अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है। अथॉरिटी एक्सेप्टेड होनी चाहिए। और कहाँ? आपके लोअर लेवल पर काम करने वाले लोग, मीन्स आपके अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर आपकी थ्योरी आपके विचारों को, आपके रूल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके अधिकारों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट इज एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी।
इन्होंने जोन ऑफ इंडिफरेंस भी दिया। जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है कि ऑर्डर्स विद इन दिस जोन आर एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन। एक ऐसा जोन होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर जो भी कोई उनको ऑर्डर दिए जाए वो बिना सवाल के, बिना इफ बट किए एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये दोनों ही आप देख रहे हो इंटरकनेक्टेड है। एक्सेप्टेंस थ्योरी, जब आपकी अथॉरिटी को आपके सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करेंगे बिना सवाल के तो वो जोन ऑफ इंडिफरेंस बन जाता है। देन आता है सेक्शन 2, मॉडर्न अप्रोचेज आ गई, बिहेवियर अप्रोचेज आ गई, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स, कंटेम्पररी थियरीज जैसे न्यू पब्लिक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये सब लिया गया है। तो कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं तो आप अच्छे से इनको टेबल बनाकर कीजिएगा। इसमें 4 5 6 को कंपेयर ऐड किया गया है। तो कंटेम्प्रेरी थियरीज में है बैकग्राउंड लिखो, की फीचर्स लिखो, क्रिटिसिज्म लिखो और इंडिया के लिए उनका क्या रेलेवेंस है वो लिखो। ब्लॉक 4, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन, एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सिर्फ डिसीजन लेने का आर्ट है। क्लासिकल रैशनैलिटी को इन्होंने बिल्कुल चैलेंज किया था कि रियल ह्यूमन जो है वो पूरी तरह से रैशनल नहीं हो सकते। आप ह्यूमन हो, क्या आप बिल्कुल लॉजिक लगाकर स्टिक कोई आंसर ढूंढ सकते हो किसी चीज का? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कई बार हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरे पूरी नहीं होती, तो हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन, टाइम, कोग्निटिव एबिलिटी, सबकी एबिलिटी सेम नहीं होती, तो इन सब से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इसीलिए इन्होंने चैलेंज किया था कि फुल्ली रैशनल थियरी नहीं हो सकती। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, बाउंडेड रैशनैलिटी, कि रैशनैलिटी जो होती है या आपकी लॉजिक या विचार करने की क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता बाउंडेड होती है, क्योंकि सबकी नॉलेज 100% नहीं हो सकती, टाइम एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट साइमन ने दिया। सेटिस्फिशिंग का भी दिया। सेटिस्फेक्शन और सफिशिएंट, इन दोनों वर्ड को मिलाकर इन्होंने सेटिफाइजिंग बनाया था। एक गुड इनफ ऑप्शन, मतलब ऑप्शन जो होगा वो गुड तो होगा पर पूरी तरह रैशनल नहीं हो सकता। साइमन ने नोबेल प्राइज जीता था इकोनॉमिक्स में 1978 में। बाउंडेड रैशनैलिटी, और ये मैं बता चुकी हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमैनिज्म, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक मूवमेंट आया था कि ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन की ऑटोनॉमी, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती है। मतलब इन चीजों पर भी फोकस करना चाहिए। तो की कंट्रीब्यूशन इसमें किसका था? एग्रेरिस का, मैकग्रेगर, मास्लो। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि एम्प्लॉयज को मशीन की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, ह्यूमन फैक्टर की तरह ट्रीट करो। देन मोटिवेशन थियरीज आई थी अब्राहम मास्लो की। इन्होंने नीड हायरार्की थियरी दी थी। 5 तरह की नीड बताई थी कि पर्सन की एक नीड पूरी हो जाती है तो वो सेकंड पे जाता है। पिरामिड की तरह ये नीड थी। साइकोलॉजिकल, फूड शेल्टर होती है, देन सेफ्टी आती है सेकंड में, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। जब फूड शेल्टर मिल जाता है, सिक्योर हो जाते हो कि आपकी जॉब लग गई है अच्छे से, स्टेबिलिटी आ गई है, देन आप थर्ड लेवल पर जाते हो जो सोशल और लव नीड है। वहां पर आपको चाहिए अब दोस्त, पहचान। देन एसटी, पहचान नहीं, बिलोंगिंगनेस मीन्स सब आपसे बात करे। देन आता है फोर्थ में एस्टीम में रिकॉग्निजेशन। अब सारी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पहचान होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, एक आपको सब जाने। देन आता है फिफ्थ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें आप पहचान लेते हो कि फुल पोटेंशियल, लोअर नीड्स को सेटिस्फाई होना जरूरी होता है अगर अगली नीड पर जाना है। तो पिरामिड बनाना पड़ेगा एग्जाम में, इसके लिए आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पर ध्यान रखना कभी भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हर किसी को अचीव नहीं होता। पता, बाकी 4 नीड्स तो सबकी पूरी हो जाती है, पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि आपने कभी कोई पैशन था आपका वो पूरा कर लो, बट ऐसा कम होता है। देन आता है फ्रेडरिक हर्शबर्ग टू फैक्टर थियरी। इन्होंने टू फैक्टर थियरी दी थी, हाइजीन फैक्टर,
जो होते हैं डिससेटिस्फैक्शन के लिए, इफ एब्सेंट बट नो डू नॉट मोटिवेट इफ प्रेजेंट। द हाइजीन फैक्टर वो होते हैं, अगर ये आपको नहीं मिले तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो, बट मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटिवेट नहीं होते। जैसे एक बेसिक सैलरी मिल रही है आपको, काम करने की एक जगह मिल रही है, तो ये फैक्टर वो है। एब्सेंट होंगे तो आप डिससेटिस्फाइड, सैलरी अच्छे से नहीं मिलेगी, काम करने की जगह खराब है, तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। बट अगर मिल जाते हैं तो मोटिवेट भी नहीं होते हो कि आप ज्यादा काम करने लग जाओ। सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, कंपनी की पॉलिसी। और सेकंड फैक्टर्स होते हैं मोटिवेट फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली अगर मिल जाते हैं तो आप मोटिवेट होते हो, बट नहीं मिले तो आप डिससेटिस्फाइड नहीं हो। जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ। रिमूविंग डिससेटिस्फैक्शन इज नॉट इक्वल टू क्रिएटिंग मोटिवेशन। मतलब आपकी डिससेटिस्फैक्शन कर देने वाली चीजों को अगर हटा दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोटिवेट हो जाओगे। मोथ बस मस्ट बी मैनेज सेपरेटली। देन आता है मैकग्रेगर का, मैंने एक्स और वाई थ्योरी मैं बता चुकी हूँ पहले ही, कि काटा जो आपको करना ही नहीं, आप करना ही नहीं चाहते हो, तो इसके लिए क्लोज सुपरविजन चाहिए, पनिशमेंट दी जाएगी, पुश किया जाएगा। और थ्योरी वाई मींस यस, मैनेजर्स अपने आप को ही मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे पार्टिसिपेशंस को ट्रस्ट किया जाता है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन मूविंग टुवर्ड्स थ्योरी वाई एजम्पशंस, क्योंकि इसके एम्प्लॉयज खुद से मोटिवेट रहते हैं, खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। तो वाई एजम्पशंस के साथ अगर इसको अपनाएंगे तो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी सब चले आएगा। रेंसिस लिकर्ट, फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिया था। शायद आप लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, वैसे इसके क्या है, एक्सप्लोइटेटिव, अथॉरिटेटिव। आपको अभी तक ये इतना समझ में आएगा नहीं। आप, ऐसा क्वेश्चन आता है तो छोड़ सकते हो क्योंकि ये बहुत डीप में चला जाएगा ये। एक्सप्लोइटेटिव, अथॉरिटेटिव, देन बेनिवोलेंट, अथॉरिटेटिव, थर्ड इज कंसल्टेटिव, फोर्थ इज पार्टिसिपेटिव। लिंकर्ट ने चार बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस दिया था। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। फॉर्मल कौन सी होती है, जिनके रूल्स, हायरार्की सब डिसाइडेड होते हैं, और इनफॉर्मल में फ्रेंडशिप, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, अनऑफिशियल लीडर होते हैं। बोथ, हर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। गुड एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, जो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके बारे में बताया गया है। देन आता है लास्ट टॉपिक हमारा, ब्लॉक 6, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बैकग्राउंड क्या था, मीनोबुक कॉन्फ्रेंस से आया था ये। लेट 60s में ये एमर्ज हुआ था। जो वैल्यू न्यूट्रल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके अगेंस्ट इसको लाया गया था। फर्स्ट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो 1968 में हुई थी, ड्वाइट वाल्डो इसके चेयरपर्सन थे। यंग स्कॉलर्स को इसमें ऐड किया गया था। सेकंड मीनोब्रुक 20 साल के बाद 88 में हुई। इसने रिविजिटेड एनपीए थीम्स को रिवाइज किया था। सिटीजन पार्टिसिपेशन, एथिक्स, गवर्नेंस, फ्रैंक मारिनी ने इन सब को डॉक्यूमेंटेड किया था। ये सारी जो बारीक चीजें इसमें बताई गई हैं, अगर आप कभी यूजीसी नेट करोगे तो आपके बहुत काम आएगी। इन्हीं चीजों पर क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे आपको याद जितना रह जाए कर आना, मतलब रट नहीं सकते हो अभी, पर वहां पर आपको ये सब कुछ यूजीसी नेट करोगे तो सब याद करना पड़ेगा। तो फोर पिलर्स इन्होंने बताए थे एनपीए के, रेलेवेंस, दूसरा वैल्यू, तीसरा सोशल इक्वालिटी, और चौथा चेंज। अगर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछे तो आपको ये पूरा लिखना है। करेक्टरिस्टिक्स और क्रिटिसिज्म भी आप इसकी लिखोगे। फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 1980 में आया था। इसके तीन फीचर थे, 3 S, 3 E's, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इन्होंने कहा सिटीजन्स को कस्टमर की तरह ट्रीट करो, मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन, परफॉर्मेंस। एनपीएम को हम 11 में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, एमपी 11 में।
तो आप वहां से देख लेना। इनके की डिफरेंस बताने हैं। देन FW रिक्स का इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में भी मैं आपको बता चुकी थी वैसे तो इससे पहले में। तीन इन्होंने मॉडल दिए थे, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड। मैं इसको डिटेल में बता चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं बताऊंगी, आप देख लेना। पब्लिक चॉइस थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है ये थ्योरीज के बारे में हम काफी कुछ पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि हर बुक में ये रिपीट हो रही है। देन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो देख लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। अगर मुझे कुछ और रिपीटेड क्वेश्चंस मिले, क्योंकि रिसर्च चल रही है इसमें देख रही हूँ मैं भी, अगर मुझे कुछ और मिले तो मैं आपको एक इसी के ही कमेंट में पोस्ट कर दूंगी, जिनको आप देख लेना। तो ये बहुत लंबा वीडियो हो गया आई थिंक, बट स्टिल MP12 के हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। आप कमेंट करिएगा। पता है यहाँ पे आपकी बहुत सारी रिवीजन भी हो गए। मुझे रिवीजन नहीं करनी होती, मुझे सिर्फ टॉपिक टॉपिक बताने होते तो शायद 5 मिनट में बताए जा सकते, बट मैंने उसके अंदर क्या क्या था काफी डिटेल में आपको बता दिया है। कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, बुरा लगे तो गलती बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहिए। थैंक यू।